लेकिन मुझे लगता है कि स्त्री के सामने तीन बड़े सवाल हैं। मैं कहता हूं कि तीन बेड़ियां हैं या तीन जेल हैं। दिल्ली में कई जेल हैं, तिहाड़ सबसे चर्चित है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बंदिश है स्त्री के सामने, वो नैतिकता की अवधारणा है। नैतिकता के प्रचलित मानदंडों के चलन में रहते रहते ये संभव नहीं है कि एक व्यक्तित्ववान स्त्री को हम विकसित और निर्मित कर पाए। और मुझे लगता है कि नैतिकता के इस प्रश्न को सबसे पहले 1934 ज्ञानेंद्र ने सुनीता में उठाया। सुनीता आप पढ़ें, क्या आप कह पाएंगे कि सुनीता एक चरित्रहीन स्त्री है? वो इस देश की सैकड़ों, हजारों, लाखों घूंघट वाली स्त्रियों की तुलना में अधिक पवित्र, अधिक विचारवान, अधिक संभावनाशील स्त्री है। क्या होती है नैतिकता? नैतिकता कंस्ट्रक्ट, एक संरचना है, या फिर नैतिकता एक अंतः प्रवृत्ति है, नेचुरल है? वो नेचुरल नहीं है। तो सबसे बड़ी जो कैद है स्त्री के लिए, जिसको हौदा कहते हैं। हौदा आप जानते हैं, सीमेंट का वो बनाया जाता है जिसमें पानी डाला जाता है। समाज से जो भी नैतिकता आएगी वो हौदे वाली नैतिकता हो। एक पानी कुएं का होता है, वो उसका अपना पानी। एक स्वतंत्र, आत्मविश्वास से संपन्न, आत्मबोध से संपन्न स्त्री की अपनी नैतिकता होगी। लेकिन हमारा समाज अगर ऐसा है कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की और हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का अगर त्रयोदशी या द्वादशी की रात की ढलान पर जगते हैं और फोन लड़का या लड़की करती है कि चांद निकल आया है, चलो थोड़ा घूम आते हैं, आप कहते हैं कि रात की खामोशी और ढलान में 20, 22, 24 साल के लड़के जिनके सपने पंख खोल रहे होते हैं, उसमें नैतिकता कहती है कि ये घूमना ठीक नहीं है। इस तरह की नैतिकता मनुष्य विरोधी है। स्त्री की नैतिकता मानवीय नैतिकता है, जो जीवन के प्रवाह का आदर करती है और पंडिताओं नैतिकता को अस्वीकार करती है। जहां भी ऐसा है वहां समाज के और जीवन के स्वस्थ होने की संभावनाएं हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि बड़ी जो समस्या है वो नैतिकता को लेकर है। और इसलिए आप देखेंगे कि जहां नैतिकता का बहुत ज्यादा दबाव है वहां सबसे अधिक पाखंड है। इसका अर्थ है कि जो प्रदत्त नैतिकता है वो मनुष्य के भीतर अंततः एक पाखंडपन पैदा करती है, एक अप्रामाणिक मनुष्य बनाती है। और चूंकि हमारे भारतीय समाज का मूल मिजाज चित्र सत्तात्मक है, इसलिए हमारी नैतिकता भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है। अगर यह व्यवस्था है, हम कितना भी सेमिनार कर लें, कितनी भी किताबें लिखें, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए जब तक नैतिक प्रतिमानों में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है कि एक संतुलित समाज की रचना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि तथ्य तो ये है कि 20 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष पहले का जो भारतीय समाज है वो अब नहीं है। परिस्थितियां बदल गई। कई विश्वविद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बेहतर है। लड़कियां सेना में, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां ट्रक चला रही हैं, उस हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। परिस्थिति बदली है, नजरिया नहीं। इसलिए दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, उस दिल्ली में अगर किसी लड़की का मन हो कि वो थोड़ी देर एक पार्क के बेंच पर बैठ जाए, तो 5-7 भेड़िए जो बिल्कुल आदमी की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं वो गिर लेंगे। इसका मतलब है कि परिस्थिति में तो परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है, नजरिए में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए नैतिकता का संबंध नजरिए से, क्या इस नजरिए को बदलने का कोई
उपाय हमारे पास है कि नहीं। और हम लोग मोटे तौर पर एक ऐसे समय में हैं जहां हर चीज की जिम्मेदारी सत्ता और राजनीति पर डालते हैं। हमें भूल जाते हैं कि राजनीति समाज के गर्भ से पैदा होती है, राजनीति से समाज पैदा नहीं होता। इसलिए हर समाज अपने लिए राजनीति पैदा करता है। उत्तर भारत की राजनीति उत्तर भारत के समाज के भीतर से निकली हुई राजनीति। ऐसी स्थिति में अगर हम सोच के स्तर पर कुछ परिवर्तन कर पाए और जो पूरी नैतिक संहिता है उसको बदल पाए। एक दूसरा सवाल मेरे भीतर है, दूसरी जो हथकड़ी है वो धर्म। ये लगभग 20वीं शताब्दी में ये तय हो गया है, यह धर्म वगैरह की कोई भूमिका रहेगी नहीं। विज्ञान ने धर्म को अपदस्थ कर दिया। आइए रिचर्ड्स ने कहा कि क्योंकि अब ईश्वर और धर्म नहीं सकता और कविता किस पर होगी। ये धर्म की जो अनुपस्थिति है उसको भरेगा कौन। तो उन्होंने कहा कि कविता से ये भराव हो जाएगा। ये कविता धर्म जगह ले सकती। तो धर्म एक बड़ा मसला था और लगता था कि ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पिछले साल वो बड़ा वाला कुंभ खत्म हुआ है, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से 65 करोड़ के आसपास लोग हैं। यानी हिंदुस्तान की आधी आबादी पुनः लूट ले गई। ये कैसा आधुनिक समाज है। उत्तर प्रदेश में घटना हुई जिसमें एक बर्खास्त सिपाही बाबा हो गया और उसकी चरण धूल लेने के लिए जो भगदड़ मची उसमें 20-25 लोग मर गए। ये धर्म की जो स्वीकृति है आचरण के स्तर पर। मैं कई बार संस्कारों के कारण घबराता हूं कि धर्माचार्यों के बारे में खराब बात कह रहा हूं और देवी देवताओं के बारे में, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि वैष्णो देवी में जो भीड़ है ये इनकम टैक्स चुराने वालों और अपराधियों की भीड़ है, जो अपने कलाई में लगभग 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कलेवा बांधते हैं और परले दर्जे के बीमार हैं। तो साईं बाबा हो या वैष्णो देवी हो या अन्य जितनी चीजें हैं, विज्ञान का और रैशनैलिटी का अगर इतना अधिक प्रकाश है तो फिर इतना अंधेरा क्यों है। और धर्म की कीमत सबसे अधिक चुकानी होती है स्त्री को, क्योंकि धर्म की मूल प्रकृति ही पितृसत्तात्मक है। मेरी जानकारी में, हो सकता है कि मेरी जानकारी की सीमा, मेरी जानकारी में एक भी ऐसा व्रत भारतीय समाज में नहीं है जो पुरुष स्त्री के लिए करता हो, एक भी। ये कैसी संरचना है और किस तरह बनाया गया है और किसके मुहावरे में बनाया गया है। ये धर्म के मुहावरे में बनाया गया है। धर्म ऐसा कह रहा है। हिंदू जैसे कॉलेज में जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर कॉलेज माना जा रहा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, उसमें जींस और टी शर्ट पहनने वाली लड़कियां करवा चौथ करते हुए पाई गई हैं। मैंने डांटा एक बार, मैंने कहीं तुमने व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल क्या मतलब है, कुछ तो सोचा होगा, ऐसे नहीं। तो मुझे लगता है कि जो धर्म की जड़ें वे स्त्री पराधीनता की एक बड़ी वजह है। और तीसरा जो अब मुझे जो लग रहा है, धर्म और नैतिकता से बड़ा जेल है, जेल की तरफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कई बार चिड़ियाघर के जानवरों को पता नहीं चलता कि वे जंगल में नहीं है। ज्यादा सुविधा होती है वहां पर, मांस मिल जाता है और सब, लेकिन उन्हें पता है कि जहाँ रहते हैं वो एक चारदीवारी है जो बोगनवेलिया के लताओं से ढकी हुई है दरअसल बंधन में। तीसरी बड़ी जेल जो है वो है बाजार। दिल्ली में मुझे लगता है कि अनाज की दुकानों की तुलना में 50 गुना ज्यादा अधिक दुकानें
ब्यूटी पार्लर की। विज्ञान विज्ञापन ये कहता है कि ये जो फेयर एंड लवली है 5 दिन के भीतर अगर रिजल्ट नहीं गए तो पैसे वापस कर। और स्क्रीन पर लड़कियां धड़धड़ाते हुए गोरी हो रही है, लेकिन सवाल ये है गोरा होना क्यों जरूरी है? जो प्रकृति ने कद दिया है, जो प्रकृति ने चेहरा दिया है, प्रकृति ने रंग दिया है, वो पर्याप्त क्यों नहीं है? एक तरह से बाजार में जो हमारे विचारों की अपनी संपदा थी, विचारों की वह संपदा जिसके आधार पर हम अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय लेते हैं, अपनी शर्तों पर जीने के निर्णय को पूरी तरह से बुलडोज कर दिया है बाजार ने। इसलिए आज की तारीख में हम तय नहीं करते कि हमें क्या खरीदना है, बाजार तय करता है कि आपको क्या खरीदना है। और इस तरह से स्त्री को सुंदर दिखने की लालच से भर दिया गया है। और कोई भी स्त्री या स्त्री का कोई भी समय अगर समझता है कि सुंदर दिखना ही स्त्रीत्व है, तो मुझे लगता है कि मानव सभ्यता के कम से कम मोहनजोदाड़ो और सुमेरिया बेबीलोनिया से मैं जोड़ लूं 9000 वर्षों के इतिहास में गुलामी का इतना दृश्य, इतना ताकतवर और इतना सर्वव्यापी तंत्र हमने विकसित नहीं किया जो आज हमने विकसित कर दिया है।